जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने विभिन्न प्रमुख चुनौतियां थी, जिसमें से एक थी विकास की चुनौती। तो यहाँ आज हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 के चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो नियोजित विकास की राजनीति का क्या अर्थ है? मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो पहले से प्लान हो, और जो हम उसमें किस क्षेत्र में काम करेंगे, किस स्वरूप को हम या किस मॉडल को अर्थव्यवस्था के अपनाएंगे ताकि हम अपने राष्ट्र का विकास कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, इंडिया का मैप। जहां पर मैंने एक मार्क किया हुआ है, ये जो मार्क है ये है उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा को मैंने क्यों मार्क किया है? क्योंकि उड़ीसा क्या है, खनिज के मामले में एक ही महत्वपूर्ण और खनिजों के मामले में बड़ा ही धनी राज्य है। तो उड़ीसा में जो बड़ी मात्रा में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर एक जो मैंने पिक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है आपको, तो उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधनों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो उड़ीसा है वहां पर ये जो लौह अयस्क संसाधन है या खनिज है, ये भरपूर या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और यह एक धनी राज्य है जो खनिज संसाधनों के मामले में या अयस्क संसाधन के मामले में, ठीक है। तो यहाँ लौह अयस्क का विशाल भंडार था। तो जब यहाँ पर इस्पात की मांग बढ़ी तो धीरे धीरे वहां पर निवेश के आधार पर जो उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। देखिए, जैसे जैसे हमने विकास के मार्ग पर चलना शुरू किया तो इस्पात की मांग बढ़ने लगी, और जैसे जैसे इस्पात की मांग बढ़ी तो उड़ीसा उसके लिए एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन बहुत ही भारी मात्रा में उपलब्ध थे। तो उड़ीसा की सरकार ने जब जो इस्पात की मांग को पूरा करना चाहा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने लगी। अब यहां पर क्या हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही इस्पात निर्माताओं ने क्या किया, मेमोरेंडम साइन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था, निवेश होने वाला था, या निवेश हुआ भी काफी मात्रा में, ताकि जो लौह इस्पात यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया जा सके और देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सके। तो यहाँ पर जो बहुत सारे मेमोरेंडम साइन हुए नेशनली और इंटरनेशनली, जो इस्पात कंपनियों के बीच में, ठीक है। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर सरकार क्या सोच रही थी? सरकार सोच रही थी कि यहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यहाँ पर सरकार का विजन ये था कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो वहां के जो निवासी हैं, आदिवासी वहां पर मूल रूप से निवास करते हैं उड़ीसा में ज्यादातर, तो आदिवासियों को भी एक डर सताने लगा। अब वो डर क्या था? उनका मानना था कि यदि यहाँ पर जो विकास की राह तेज हुई और जो विदेशी और जो ये राष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जल जंगल और जमीन से इनका अधिकार छिन जाएगा और कहीं ना कहीं आदिवासी बेघर हो जाएंगे। इनको ये डर सताने लगा। तो आइए पढ़ लेते। तो आदिवासियों को डर था कि उद्योग आने से वो विस्थापित हो जाएंगे, मतलब बेघर हो जाएंगे, उन्हें अपने ही घर से जाना पड़ेगा, उनका रोजगार और आजीविका छिन जाएगी। मतलब जो उनका जीवन यापन की जो प्रक्रिया है, क्या जीवन यापन की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित जरूर होगी, ठीक है। अब वहीं पर पर्यावरणविदों का क्या मानना था? पर्यावरणविद कौन होते हैं? पर्यावरणविद वो होते हैं जो पर्यावरण की चिंता करते हैं। क्या करते हैं? जो पर्यावरण की चिंता करते हैं, वो पर्यावरणविद होते हैं जो पर्यावरण की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा यदि खनन ज्यादा होगा, उद्योग स्थापित होंगे, तो यहाँ पर पर्यावरण दूषित हो जाएगा, जो यहाँ के जनमानस के जीवन को प्रभावित करेगा। भाई इनका मानना भी सही था, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं होंगे तो यहाँ का विकास कैसे होगा? ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। तो पर्यावरणविदों का मानना था कि यहाँ पर खनन कम से कम किया जाए, उद्योग कम से कम लगाए जाए, ताकि पर्यावरण दूषित होने से बच सके, ठीक है। अब उद्योगों को लेकर एक राजनीतिक टकराव भी उत्पन्न होने लगा, ठीक है। तो ये टकराव क्या था? ये माना गया कि कोई भी फैसला जब लिया जाए तो उससे पहले कुछ विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है, जैसे कि पर्यावरणविद, ठीक है। यहां पर बोला गया कि भाई हम जब पर्यावरण से संबंधित कोई भी
फैसला लेते हैं, चाहे वो खनन से संबंधित हो या इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरणविदों की सलाह लेनी चाहिए, अर्थशास्त्रियों की सलाह लेनी चाहिए कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट होगा। वहां पर रहने वाले निवासी, दैट मीन्स वहां की जनता से भी इस बारे में बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या वे ऐसे विकास के लिए तैयार हैं जिसमें उनको बेघर होना पड़े या विस्थापित होना पड़े। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। और फिर उसके बाद जो अंतिम फैसला हो वो राजनीतिज्ञों का हो कि क्या सभी का हित इसमें है, क्या ये जो विकास है ये विकास सभी के लिए है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब हम आजाद हुए तो विकास की समस्या में हमारा जो मोटिव ये था कि हम सभी का समान रूप से विकास कर सके, क्या कर सके, सभी का समान रूप से या समान रूप से वर्गों का विकास कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग को यहाँ पर दिखाया हुआ है जो आपकी बुक में भी है। तो ये द हिंदू 23 जून 2006 की कटिंग है। तो यहाँ पर जो एक कोरियाई कंपनी है वो एक प्लांट लगा रही थी, पॉस्को प्लांट। ठीक है, तो उड़ीसा के ग्रामीण जो लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जगत सिंह जिले में जो एक पॉस्को प्लांट लगना था, ठीक है, पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र लगना था। तो इस कारण से बहुत सारे लोग विस्थापन का शिकार हुए और इसके विरोध में जो ये कोरियाई कंपनी थी इसके दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। और उन्होंने एक मांग की इस विरोध प्रदर्शन में, और वो मांग ये थी कि 1 साल पहले जो उड़ीसा की सरकार और इस कोरियाई कंपनी के बीच में जो भी हस्ताक्षर या जो संधि हुई थी उसको क्या किया जाए, रद्द कर दिया जाए। और ये मानते थे कि ये कहीं ना कहीं इन यहाँ के जो लोग हैं इनको नुकसान पहुंचाएगी और बेघर करेगी। तो ये मानते थे कि यहाँ पर ये जो प्लांट है ये नहीं लगना चाहिए, जिसका विरोध इन्होंने किया। अब यहाँ पर धिंकिया, नुआगांव, गढ़कुंजका, इन सभी ग्राम की पंचायतों के 100 से भी ज्यादा लोगों ने क्या किया, 100 से भी ज्यादा लोगों ने जो इस कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोक लिया। और प्रदर्शनकारियों ने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि यह जो कंपनी है, ये जो प्लांट है, ये हमारे जीविका को प्रभावित करेगा और हम अपने जीवन की कीमत पर किसी भी कंपनी को यहाँ पर जो प्लांट लगाने की अनुमति नहीं देंगे। और जो इसका जो आयोजन किया था, इस प्रदर्शन का जो आयोजन किया था, वो राष्ट्रीय युवा संगठन नवनिर्माण समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको न्यूज कटिंग में बताया था कि जो पॉस्को प्लांट है इसका ग्रामीण लोगों ने विरोध किया था। अब भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, तो जगत सिंह जिले में ये जो कोरियाई कंपनी स्थापित हो रही थी इसका विरोध किया गया। पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र का विरोध किया गया और ये मांग की गई कि इस जो कंपनी और सरकार के बीच में जो भी सहमति पत्र या मेमोरेंडम साइन हुआ था अब उसको रद्द किया जाए। यहाँ के लोग नहीं चाहते कि उनको उनके ही घर से बेघर कर दिया जाए या जल जंगल और जमीन से उनका अधिकार छीन लिया जाए। ठीक है, ये यहाँ के जो लोकल्स का मानना था। अब विकास, विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास का अर्थ सभी के लिए अलग अलग हो सकता है और विकास का पैमाना सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। हालांकि विकास को हम कभी भी नेगेटिवली काउंट नहीं करते हैं, विकास हमेशा सकारात्मक परिवर्तन या बदलाव को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर विकास की जो बात की गई है वो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात की है। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ की बात की गई है। ठीक है, फाइनेंशियली ग्रोथ की बात की गई है और आर्थिक सामाजिक न्याय मतलब इकोनॉमिकली सभी को जो सोशल जस्टिस मिले। ठीक है, किसी भी एक वर्ग को जो विकास की जो प्रक्रिया है उनसे वंचित ना रखा जाए। ठीक है, वहां पर सभी को समान रूप से जो विकास का लाभ मिल सके, ऐसी जो अवधारणा यहाँ पर कही गई है, विकास का अर्थ यहाँ पर बताया गया। लेकिन अब देख लेते हैं विकास के जो अलग अलग स्वरूपों को। यहाँ पर एक उद्योगपति को दिखाया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिखाया गया जो चाहता है कि वो उद्योग स्थापित करे, पूंजी या निवेश करके वहां पर उद्योग स्थापित करे, इससे वहां का डेवलपमेंट होगा। लेकिन वहीं जो वहां के ग्रामीण आदिवासी है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यदि यहाँ पर कोई भी उद्योग आया तो इनको विस्थापित होना पड़ेगा, बेघर होना पड़ेगा। ठीक है, इनका जनजीवन प्रभावित हो जाएगा और इनका जो नारा है जल जंगल और जमीन वाला, ठीक है, जल जंगल और जमीन, ये तीनों ही चीज से हाथ धो बैठेंगे। तो यहाँ पर उद्योगपति के लिए जो विकास है वहीं ये ग्रामीण आदिवासी के लिए एक विनाश है। तो विकास की जो अर्थ है वो सभी के लिए समान नहीं हो सकता। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। तो जो इस्पात संयंत्र स्थापित करने की बात थी तो यहाँ पर ऐसा माना गया कि इससे लाभ होगा, लेकिन
ग्रामीण आदिवासियों ने क्या सोचा कि नहीं नहीं भाई, इससे तो हमें जो नुकसान होगा, हमारा जीवन प्रभावित हो जाएगा, हम अपनी ही जमीनों से विस्थापित हो जाएंगे, अपने ही घर से बेघर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका जो विरोध किया गया। ठीक है। अब आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद विकास को लेकर एक बहस शुरू हो गई कि हम अपने राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे। ठीक है। उस समय विकास का जो एक ही मॉडल था वो था कि जितने हम मॉडर्न होंगे उतने ही हम विकसित माने जाएंगे। पर क्या ये मॉडल उचित था? तो ये एक प्रश्न रह गया। तो मॉडर्नाइजेशन आपको जो विकसित होने की बात नहीं बताता है। अब जो यहाँ पर दो तर्क दिए गए कि भी हमें पश्चिमी देशों की तरह होना है तब हम विकसित माने जाएंगे, वह विकास होगा, या औद्योगिक देशों की तरह होना है तब वह विकास होगा। तो एक प्रकार की जो बहस उस समय पे विकास के मामले पर छिड़ गई। तो अब भारत के सामने दो मॉडल थे, एक तो पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। ये जो अमेरिका का मॉडल था और ये सोवियत संघ का मॉडल था। अब ये दोनों ही मॉडल ने क्या किया, जो भारत के सामने ये दो ही ऑप्शन थे, तो भारत ने क्या किया कि थोड़ा आप दे दीजिए, थोड़ा आप दे दीजिए। कहने का मतलब है कि कुछ जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, या जो विशेष रूप से लाभकारी सिद्धांत हैं वो पूंजीवादी मॉडल के ले लिए, कुछ जो लाभकारी सिद्धांत है वो समाजवादी मॉडल से ले लिए, और इन दोनों को मिलाकर एक नए मॉडल का इजाद किया जिसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी शामिल होंगे और समाजवादी जो मॉडल के भी गुण शामिल होंगे, और इस प्रकार से एक नई जो अर्थव्यवस्था को यहाँ पर सामने लाया गया वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत ने अपनाई। अब वामपंथी और दक्षिणपंथियों के बारे में बात करेंगे। इन्हें हम लेफ्ट विंग और राइट विंग भी कहते हैं। ठीक है। अब क्योंकि जो विकास की अवधारणा को लेकर बहस छिड़ चुकी थी तो सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। तो जान लेते हैं वामपंथी कौन थे और दक्षिणपंथी कौन थे। जो वामपंथी होते हैं वो गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो विकास की जो अवधारणा यहाँ पर लाना चाहते हैं उसमें सभी गरीब और पिछड़े लोगों को जरूर साथ लेकर चले, और माना गया कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को फायदा हो, किसी भी गरीब को उससे वंचित ना किया जाए, और जो भी सरकार नीतियां बनाए वो गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए। मतलब ऐसी नीतियां बनाए जिसमें गरीब वंचित ना हो, गरीब पिछड़ ना जाए। ये हमें ध्यान में रखकर नीतियां बनानी चाहिए। इसे लेफ्ट विंग भी कहा गया। ठीक है। अब दक्षिणपंथी विचारधारा जिसे हम राइट विंग भी कहते हैं। ठीक है। अब राइट विंग वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें एक ओपन कंपटीशन और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए ताकि हम जो अपने राष्ट्र की प्रतिभाओं को उभार कर जो हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। और ये इनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। मतलब न्यूनतम जो हस्तक्षेपकारी राज्य की अवधारणा को ये मानते हैं कि भाई राज्य कम से कम इंटरफेरेंस करे जो इकोनॉमी में। ठीक है। और ये जो पूंजीवादी मॉडल को बेहतर मानते हैं, जबकि वामपंथी जो समाजवादी मॉडल को बेहतर मानते हैं। वामपंथी कहते हैं कि भाई हम समानता पर आधारित सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं, जबकि दक्षिणपंथी कहते हैं कि हमें जो खुली प्रतिस्पर्धा को अपनाना चाहिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। ठीक है। और इसमें कहा कि व्यापार के जो नियम होंगे उन्हें थोड़ा आसान बनाना चाहिए, सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए ताकि व्यापार सुचारू रूप से हो सके और मजबूती से हो सके। ठीक है। अब यहाँ पर जो योजना आयोग और नीति आयोग को देख लेते, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है और आ भी चुका है कि भाई नीति आयोग कब बना, योजना आयोग क्या था, या योजना आयोग कब बना, जो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार से इसको देख लेते हैं। तो योजना आयोग जो था वो 1950 में बना था, और योजना आयोग का मुख्य काम था पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। बेसिकली ऐसी प्लानिंग्स करना कि हम आने वाले 5 सालों में जो राष्ट्र के लिए किन किन जो मॉडल्स पर काम करेंगे या किस क्षेत्र में काम करेंगे, और विकास के लिए हम कितना पैसा किस परियोजना पर खर्च करेंगे, ऐसी नीतियां बनाना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते थे, और जब मंत्रिमंडल की मंजूरी जब मिल जाती थी तो इसकी सिफारिशों को लागू किया जाता था। लेकिन वहीं क्या हुआ, 2015 में इसको जो बदल कर इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नंबर में आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है। अब यहाँ पर बॉम्बे प्लान को जान लेते हैं, 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो 1944 में 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और उन्होंने कहा कि हमें
जो एक नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम एक प्लान इकोनॉमी को चला सकते हैं और इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। इन्होंने कहा था कि भाई सरकार को अब उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता है और जो अन्य आर्थिक क्षेत्र हैं उसमें भी निवेश करने की आवश्यकता है। बेसिकली ये सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे थे। इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि भाई योजना आयोग क्या करता था, पंचवर्षीय योजना तैयार करता था। ठीक है, 5 ईयर प्लान जिसे हम कहते हैं, 5 ईयर प्लान, कि भाई आने वाले 5 वर्षों में हम किस क्षेत्र पर कितना व्यय करेंगे, कितना खर्च करेंगे, और जो हमारे जो आने वाले 5 साल हैं उस पर हम किस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी। तो इसमें सरकार एक दस्तावेज तैयार करती थी जिसमें आने वाले 5 वर्षों में कहां से हमें कितनी आमदनी प्राप्त हो सकती है और हमें कहां कितना खर्च करना होगा, ये सब ब्यौरा होता था। इस बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता था, एक तो केंद्र और राज्य दोनों में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। ठीक है, और इसी को हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे। और ये मॉडल कहां से लिया गया था? ये मॉडल लिया गया था यूएसएसआर से, मतलब सोवियत संघ से मॉडल अपनाया गया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, पहली जो 5 ईयर प्लानिंग थी, जो वो कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। इसका जो जोर था वो कृषि पर था कि हम कृषि का विकास ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो ये योजना कब लागू की गई? 1951 से लेकर 1956 तक। इसमें कहा गया कि हम कृषि के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। और ये मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? ये मॉडल तैयार किया गया के.एन. राज के द्वारा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था देश की जनता को गरीबी से बाहर निकालना। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इन्होंने विकास की जो व्यवस्था बताई कि हम कैसे विकास करेंगे, तो इन्होंने कहा हम धीमी गति से विकास करेंगे। ये मॉडल उस समय पर प्रथम जो पंचवर्षीय योजना में सामने रखा गया, जिसमें कृषि को महत्वता दी गई। क्यों? क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश थे। क्या थे हम? कृषि प्रधान राष्ट्र थे। तो कहा गया कि क्यों ना हमें सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहिए और अपने आप को कृषि के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमने इसमें क्या क्या जो किस किस क्षेत्र पर हमने काम करने की बात की, तो इसमें सबसे पहले बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश की बात की गई। क्यों? क्योंकि हमें कृषि को मजबूत करना था, जिसके लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है और वर्ष भर हम जो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा सके, बिजली उत्पन्न कर सके, जिसके लिए हमें बांध बनाना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसके लिए भाखड़ा नागल डैम जैसी परियोजनाओं पर पैसा खर्च किया गया, भूमि सुधार पर बल दिया गया, ताकि जो खेतों के लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके, और वहीं भूमि सुधार के माध्यम से जो खंडित या छोटी जोतें थी उनको एकजुट किया जाए और लोगों को खेती योग्य भूमि दी जाए। क्या हो? खेती योग्य भूमि दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम जो कृषि उत्पादन कर सके। उसके बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें किस बात पर जो बल दिया गया? ठीक है, उसमें बल दिया गया उद्योगों पर। किस पर? उद्योगों पर। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 61 तक जो चली, और इसमें भारी उद्योग मतलब हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई कि भाई हमें हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा, और यही हमारे राष्ट्र को विकसित कर सकती है, ये विकास के मार्ग पर ला सकती है। और इसका जो मॉडल तैयार किया वो किसने किया गया? पीसी महालनोबिस के द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय का योजना का जो मॉडल है वो किसने तैयार किया, तो उसका उत्तर होगा पीसी महालनोबिस के द्वारा। इसमें भारी उद्योगों मतलब हैवी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की बात की, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण की बात की कि हम उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करें। बेसिकली जो 5 ईयर प्लान का जो मोटिव था वो था उद्योगों को स्थापित करना, मजबूत करना और विकास की अवधारणा से राष्ट्र को जोड़ना। और इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी धीमी गति से बात करने की, लेकिन सेकंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें कहा गया कि हमें तेज गति से जो विकास करने की राह अपनानी होगी और हमें देसी उद्योगों को और मजबूत करना होगा, ताकि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनसे हम कंपटीशन में ना रहे, हमारे देश की वस्तुएं देश में जो उपयोग किया जाए, और आयात पर जो भारी शुल्क लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो विदेशों से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी वो महंगी पड़े अकॉर्डिंग टू जो भारत में ही बन रही वस्तुएं। इसका उद्देश्य ये था कि लोग सबसे पहले जो देसी वस्तुओं को चुने उपयोग के लिए। ठीक है, उसके आगे देखते हैं उसमें क्या किया गया। बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार,
इन सभी उद्योगों पर सरकार के द्वारा व्यय किया गया, खर्च किया गया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो राष्ट्र को विकास के मार्ग पर आगे ले जाता है। और इस प्रकार से औद्योगिकरण के कारण धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विकास होने लगा, हम डेवलपमेंट के जो मार्ग में आने लगे, ठीक है, डेवलपमेंट हम करने लगे, ठीक है, विकास की अवधारणा से जुड़ने लगे। अब उद्योगों ने कृषि के मुकाबले निवेश को ज्यादा आकर्षित किया, क्यों? देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें कृषि को अपनाया गया, तो कृषि में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों पर आधारित थी, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक है। अब विकास का केरल मॉडल क्या है, केरल ने अपने यहाँ पर कैसे विकास को अपनाया? तो जो स्टेट के बारे में बात करते, केरल स्टेट के बारे में, तो यहाँ पर जो इन्होंने मॉडल अपनाया वो इसको केरल मॉडल कहा गया। उसमें क्या किया उन्होंने? शिक्षा को बढ़ावा दिया, भूमि सुधार को बढ़ावा दिया, जो खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत किया और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम भी चलाए। और इसके अलावा इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो कदम उठाया वो था यहाँ की जनता को साक्षर करना, मतलब यहाँ पर लिटरेसी रेट को बढ़ा देना। जब जनता पढ़ेगी, जागरूक होगी, तो अपने विकास को समझेगी और विकास की जो अवधारणा होगी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देगी। इसलिए केरल मॉडल ज्यादा जो फेमस हुआ। अब यहाँ पर जैसा हमने पहले पढ़ा कि भाई पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, दो हमें मॉडल यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, जबकि भारत ने इन दोनों ही मॉडल को नहीं अपनाया और इसके बीच का रास्ता अपनाया, वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवादी मॉडल है वो अमेरिका का था, ठीक है, यहाँ पर निजीकरण को महत्व दिया जाता है, मतलब बेसिकली प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर वैल्यू दी जाती है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो उद्योग, कंपनी, फर्म या संसाधन किसके हाथ में होते हैं? निजी हाथों में होते हैं। यहाँ पर ओपन कंपटीशन की बात की जाती है, मजदूरों का शोषण किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। और यहाँ पर अधिक से अधिक व्यापार पर ध्यान दिया जाता है, मतलब यहाँ पर व्यापार ही प्रमुख होता है। यहाँ पर व्यापार के नियमों में छूट दी जाती है या कटौती की जाती है। आगे समाजवादी मॉडल की जब हम बात करते हैं तो सोवियत संघ ने इसे अपनाया और यूएसएसआर का ये मॉडल था। और इसमें निजी स्वामित्व का विरोध किया गया कि मतलब भाई प्राइवेटाइजेशन या फिर किसी भी एक व्यक्ति के स्वामित्व को यहाँ पर नहीं अपनाया गया। और इन्होंने समानता पर आधारित सिद्धांत की यहाँ पर बात की है। इन्होंने कहा कि जो स्टेट है, स्टेट का ही पूरा जो अथॉरिटी होगी, यहाँ पर राज्य ही मालिक होगा और राज्य ही सभी नीतियां बनाएगा। निजी जो फर्मों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं दिया गया। और जो नेहरू जी थे वो समाजवाद से अधिक प्रेरित थे और उनका मानना था कि समाजवाद एक बेहतर मॉडल है, ठीक है। अब एक बहस और छिड़ी, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। जब भारत आजाद हुआ तो मॉडल थे, दो मॉडल थे सामने के, भाई हम किस मॉडल को अपनाएंगे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। तो भारत ने दोनों ही मॉडल से कुछ महत्वपूर्ण जो विषयों को उठाया और उन्हें मिलाकर क्या किया, एक नया मॉडल तैयार किया जिसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब क्या किया गया, खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग, इन सब के एक बड़े भाग को निजी हाथों को सौंप दिया गया। बेसिकली निजी क्षेत्र में उनको रखा गया और जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, व्यापार के जो नियम थे, कृषि के क्षेत्र में हस्तक्षेप, ये सभी किसके अंडर दे दिए गए? स्टेट के अंडर दे दिए गए कि यदि आपको आवश्यकता लगे या फिर इनमें जो आवश्यकता के अनुसार राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो इन मॉडल्स की क्या की गई? आलोचना की गई। किन के द्वारा? दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों के द्वारा ही इस मॉडल की आलोचना की गई। उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को ज्यादा जगह नहीं दी गई और ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो लाइसेंसिंग प्रणाली अपनाई थी, क्या था? लाइसेंस प्रणाली जो अपनाई थी ये कहीं ना कहीं गलत थी। जो परमिट जो प्रणाली थी, क्या था? किसी भी कार्य के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी, इंडस्ट्रीज के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी, वो कहीं ना कहीं गलत माना गया। और ये कहा गया कि भाई निजी पूंजी या पूंजीवाद की राह में कुछ रोड़े अटकाए गए। जो निजी पूंजी की व्यवस्था थी इसमें जो कुछ ना कुछ कठिनाइयां उत्पन्न की गई हैं और बाजार में कोई ओपन कंपटीशन नहीं रहा है। क्या हुआ है? बाजार में कोई ओपन कंपटीशन नहीं रहा है और उसके साथ ही भ्रष्टाचार भी यहाँ पर बहुत बढ़ा है। इस प्रकार से जो सरकार की आलोचना की गई, इस मॉडल की आलोचना की गई, किसके माध्यम से? वामपंथी और दक्षिणपंथियों के माध्यम से। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जैसे हमने पार्ट 1 में ही जो कंप्लीट किया है, ठीक है। एक ही पार्ट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए
और कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं कि हम आपके लिए और कौन कौन से नए लेक्चर्स ला सकते हैं, नए टॉपिक्स ला सकते हैं, ठीक है, या हम आपके लिए और कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। इसी प्रकार से हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।